हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये बेटा अपनी क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव आप लोगों ने 10th क्लास में विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ा है बेटा। ये उसी का ही थोड़ा एडवांस है, उसी को हम एडवांस पढ़ेंगे कि उस समय हमने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी, अब इसके बारे में थोड़ी ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र बताया, वैद्युत क्षेत्र पढ़ाया। वैद्युत क्षेत्र का ही ये बेटा एक विशेषता है स्थिर वैद्युत विभव। तो आप बेटा सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र को ठीक से पढ़िएगा। वैद्युत क्षेत्र को पढ़ते हुए आप कुछ बातें याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र को आवेश बनाता है तथा आवेशों के निकाय बनाते हैं। आवेश तथा आवेशों के निकाय वैद्युत क्षेत्र बनाते हैं अपने सराउंडिंग में। विभिन्न आवेश तथा आवेशों के निकाय के कारण किस तरीके का वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इस पर आपको फोकस करना है कि पहले सबसे पहले आपको समझना है कि कैसा कैसा वैद्युत क्षेत्र बनेगा और कौन कौन सा निकाय कैसा वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। आप एक बार वैद्युत क्षेत्र समझ जाएंगे तो आपको फिर आगे की प्रॉब्लम आसान हो जाएंगी, क्योंकि फर्स्ट बुक में फिजिक्स एनसीईआरटी फर्स्ट बुक में अभी हम जो आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उनमें लगभग 70% के आसपास टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र बार बार आएगा। चलिए बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं स्थिर वैद्युत विभव। इस चैप्टर में स्थिर वैद्युत विभव शुरू करने से पहले मैं क्लास 11th का थोड़ा सा पार्ट शुरू कर रहा हूं स्थिर वैद्युत विभव तथा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में कुछ बताने के लिए। देखिए बेटा, क्लास 11th में आपने दो प्रकार के बल पढ़े थे, एक संरक्षी बल तथा एक असंरक्षी बल। संरक्षी बल के बारे में पढ़ा था आपने कि ऐसा बल जिसके विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ उसकी प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था पर या स्थितियों पर निर्भर करता है। यानी अगर हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करें और वो किया गया कार्य पथ पर निर्भर ना हो कि किस पथ से कराया गया है, यानी एक वस्तु को दूसरी एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक किसी वस्तु को ले जाएं, तो बेटा किसी भी रास्ते से ले जाएं, वो सिर्फ किस पर डिपेंड करे, उसके अंतिम और प्रारंभिक अवस्था पर, यानी विस्थापन पर डिपेंड करे। यानी कि आसान भाषा में बता दूं, किस पर डिपेंड करे, वो विस्थापन पर। तो हम उसे कहेंगे बेटा कि वो संरक्षी बल है। ठीक है, संरक्षी बल में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करेगा, सिर्फ किस पर निर्भर क्या करेगा, विस्थापन पर। ऐसे बलों को कहते हैं बेटा संरक्षी बल। संरक्षी बलों के उदाहरण थे बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल, चुंबकीय बल तथा एक और बल था स्प्रिंग बल। ये चार बल संरक्षी बल है बेटा। इनको आप बल भी पढ़ सकते हैं, क्षेत्र भी पढ़ सकते हैं। जो भी क्षेत्र होंगे संरक्षित क्षेत्र, वो जो भी बल लगाएंगे वो बेटा कैसा बल होता है, संरक्षित बल। क्षेत्र ही बल लगाते हैं, तो ये समझ के चलिए। तो क्षेत्रीय बल एक ही बात है, क्षेत्र जो बल लगाते हैं उसे संरक्षित बल, जो संरक्षित क्षेत्र बल लगाते हैं उन्हें संरक्षित बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत क्षेत्र बल, चुंबकीय बल तथा स्प्रिंग बल, ये चारों बेटा संरक्षित बल हैं। इन्हीं चारों का इस्तेमाल हम क्लास 12 तक करें, इसके सिवा कोई नहीं आएगा। इन चार बलों को याद रखिएगा। इनमें से गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्प्रिंग बल आप लोग बेटा क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्प्रिंग बल आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब जो हमें यूज होगा वो होगा बेटा वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल। वैद्युत बल हम इस चैप्टर 2 में पढ़ेंगे कि वैद्युत बल के कारण स्थिर वैद्युत विभव। एक और बल आएगा चुंबकीय बल या चुंबकीय क्षेत्र, चैप्टर 4 में, वो उस समय पढ़ेंगे। दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं। चलिए बेटा, संरक्षी बल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, वो बात होती है कि इसे स्थितिज ऊर्जा के रूप में बताता हूं कि संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य, संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है बेटा। अगर संरक्षी बलों के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो वो कार्य व्यर्थ नहीं जाता बेटा, वो स्टोर हो जाता, संग्रहित हो जाता। और किस रूप में स्टोर हो जाता है या संग्रहित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप। ठीक है,
तो इसीलिए इन बलों को संरक्षी बल कहा गया, क्योंकि इनमें बल क्या कहें कार्य अथवा ये कहेंगे ऊर्जा संरक्षित रह रही है। इनमें जो भी हम कार्य करेंगे इनके विरुद्ध, वो कार्य बेटा इनकी स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित हो जाएगा। इस बात को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट, स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट सिर्फ इन 4 बलों में ही आएगा और कहीं पर स्थितिज ऊर्जा नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कैसे ये स्थितिज ऊर्जा संरक्षित होती है। हमने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पढ़ा 11वीं क्लास में। तो देखिएगा बेटा, अगर कोई पिंड है, कोई वस्तु है, ये m, इसका द्रव्यमान दे रखा है बेटा m kg। इसको बेटा इस बिंदु से A बिंदु से उठाकर हमें यहां तक लाना है, B बिंदु तक। कहां तक लाना है बेटा? B बिंदु तक लाना। और ये जो दूरी दे रखी है, मान लीजिए ये हाइट है h, A और B के बीच की दूरी है बेटा, या विस्थापन कह लीजिए h। तो m को जब या A बिंदु से B तक लाएंगे तो हमें मालूम है m के ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। m के ऊपर क्या लगता है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर, कितना? mg। तो हमें इस गुरुत्वाकर्षण के बल के विरुद्ध ऊपर तक लाना होगा। क्या करना होगा? तो इसको जब यहां से यहां B तक लाते हैं, A से B तक, तो कितना कार्य करना पड़ेगा बेटा? कार्य बराबर होता है W बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ऐसे आप करते थे। तो यहाँ पर बल कितना है बेटा? mg के विरुद्ध ला रहे हैं, और विस्थापन कितना है? h। तो ये कितना कार्य हो गया बेटा? mgh। तो हम ये कहते थे कि B तक आने में, यहां से A से B तक जो इसमें स्थितिज ऊर्जा आई वो कितनी होती है? mgh। यानी हमने A से B तक लाने में जितना कार्य किया, कितना कार्य किया? mgh ही कार्य किया। यही क्या होती है बेटा? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। यही क्या है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कह दीजिए, वृद्धि कह दीजिए, या परिवर्तन ज्यादा सही है। कभी घटती भी है स्थितिज ऊर्जा, बढ़ती भी है। तो इस केस में बढ़ेगी, ठीक है। अभी और डिटेल अभी पढ़ेंगे, अभी जब हम वैद्युत क्षेत्र में क्लियर पढ़ेंगे, जब वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र में पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत, तब मैं आपको ये सब कि कहाँ नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी बताऊंगा। अभी सिर्फ 11th का पार्ट समझिए। तो बेटा ये जो mgh होती है, ये A और B की स्थितिज ऊर्जा का अंतर होती है, क्योंकि हम ये मान के नहीं चल रहे कि A पर स्थितिज ऊर्जा 0, A पर भी कुछ स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। क्योंकि अगर बेटा m पिंड को, अगर ये जमीन पर टिका हुआ नहीं है, अगर मैं नीचे से बेस हटा दूं तो ये m नीचे जाएगा फिर से। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की क्वालिटी ये है बेटा कि अगर उसके ऊपर से बाहर बल, यानी कि जैसे इस पिंड को यहां से यहां तक ले गए, ये बल हटा लिया जाए तो फिर से कहां जाएगा? नीचे। कहां जाएगा बेटा? फिर से नीचे। यानी ये कहेंगे स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है बेटा? गतिज ऊर्जा। जैसे ही किसी वस्तु के ऊपर स्थितिज ऊर्जा आने के बाद उसका बल हटा लिया जाए तो वो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा। देखिएगा बेटा, ये कुछ इस तरीके से है। ये कोई पेन है, इस पेन को मैं नीचे से ऊपर ले जाता हूं, तो ये मैं किसके विरुद्ध लेके गया? गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ले जाने में जैसे मैं इसे ऊपर ले गया, जितना भी मैंने कार्य किया वो कार्य किसमें स्टोर हो गया? इसकी स्थितिज ऊर्जा में। इसको मैं जैसे ही छोड़ूंगा ये अपने आप नीचे आ जाएगा। इसको छोड़ूंगा, ये सबको पता है नीचे आ जाएगा अपने आप। तो इसमें जो भी ऊर्जा गई, जो भी कार्य किया वो इसकी स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित हो गया। अगर इसको आप इस तरीके से करें कि पैड लिया मैंने, इस पेन को यहां से सरकाया, यहां तक कार्य किया, अब अगर मैं छोड़ता हूं तो ये पेन अपने आप वापस नहीं आता। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने जो कार्य किया है ये वाला सरका के लाने का, ये घर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया है। और घर्षण बल बेटा संरक्षी बल नहीं होता, यहाँ पर मैंने कहीं नहीं लिखा घर्षण बल संरक्षी नहीं होता। संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य ही बस स्थितिज ऊर्जा में संरक्षित होगा। तो आप इतना समझ गए होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल कैसा था? संरक्षी बल। तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और किसी बल के विरुद्ध ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा बेटा, ये जो mgh होती है वो A और B की स्थितिज ऊर्जा का अंतर होती है, याद रखिएगा। ये B की स्थितिज ऊर्जा नहीं है,
जो mgh है ये B की स्थिति ऊर्जा नहीं है, इस बात को याद रखिए। ये क्या है, अंतर A और B का। चलिए ये इतनी बातें हमने पढ़ी हुई थी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बेटा स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा। सेम यही फंडा रहेगा, बस वैद्युत क्षेत्र बदल जाएगा। पर वैद्युत क्षेत्र में एक चीज और है, गुरुत्वाकर्षण में पिंड के ऊपर बल लगता था, पिंड के ऊपर या द्रव्यमान के ऊपर बल लगता था, और द्रव्यमान हमेशा कैसे होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं हो सकते द्रव्यमान। परंतु आवेश बेटा धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी। स्थिर ये वैद्युत बल किसके ऊपर लगता है, आवेशों के ऊपर। तो बेटा आवेश धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी। तो वैद्युत बल आकर्षित भी हो सकता है, प्रतिकर्षित भी हो सकता है। यहां पर जब मैं पेन को ऊपर ले गया तो नीचे आ सकता है, कभी भी नीचे से ऊपर पेन नहीं जा सकता अपने आप, ये आपको पता है गुरुत्वाकर्षण। पर आवेश ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बल वैद्युत बल क्या है, आकर्षी भी होता है, प्रतिकर्षी भी। क्योंकि आवेश क्या है, दो प्रकार के, एक धनात्मक आवेश भी होता है, एक ऋणात्मक आवेश भी होता है। तो दोनों प्रकार का बल होता है। गुरुत्वाकर्षण हमेशा कैसा होता था, आकर्षी बल। तो इन्हीं चीजों को याद रखते हुए अब हम वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत विभव पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर। सबसे पहले स्थिर ऊर्जा का अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी अंतर मिल रहा था। सबसे पहले हम अंतर पढ़ेंगे, फिर एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बेटा देखते हैं। इसे हटाते हैं। संरक्षित बल को बेटा ये जो मैंने लिखा है इसे ठीक से दिमाग में समझ लीजिएगा। ये कोई ऐसा नहीं कि 2 लाइनें पढ़ने से हमें सब आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अंतर। सपोज बच्चों ये कोई हमारा धनावेश है, इसे कहते हैं हम स्रोत आवेश। हमें मालूम है कोई आवेश अपने सराउंडिंग में क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र। तो ये समझिए यह कोई वैद्युत क्षेत्र बना है। इसके पास ये कोई P बिंदु है और एक बिंदु Q है, R है। हमने सपोज 2 बिंदुएं ले ली, एक P एक R। R बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हमने, धनात्मक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। इस परीक्षण आवेश को मुझे R से लेकर P तक जाना है, मुझे R से लेकर P तक जाना है, और R से P तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। क्या करनी है बेटा, कि अब R से P तक ले जाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। किसके विरुद्ध कार्य किया जाएगा, इसके। देखिएगा बेटा ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, ये धनावेश, इस धनावेश के ऊपर एक स्थिर वैद्युत बल लगाएगा। आपको पता है इसके ऊपर क्या लगेगा, एक स्थिर वैद्युत बल। किस दिशा में, ये कौन सा बल है बेटा, स्थिर वैद्युत बल। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये प्रतिकर्षित होगा बाहर के, ऐसे। और इसको आप चाहें तो ऐसे मिला, इनको मिलाने वाली रेखा के अंदर। अगर बेटा मुझे ये R से P तक लाना है तो मुझे एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बाह्य बल। तो सपोज इसके ऊपर हमने एक बाह्य बल लगाया F एक्सटर्नल, इस डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में, ऐसी। इसको कहते हैं F एक्सटर्नल। F एक्सटर्नल का मतलब है बेटा आप समझ जाइएगा, F एक्सटर्नल का मतलब है F बाहर, कोई बाहरी बल हमने लगाया, ठीक है। ऐसे समझ के चलिएगा, मैं हिंदी में नहीं लिख रहा, इंग्लिश में ही लिख रहा। तो ये F एक्सटर्नल लगाया और इतना लगाया कि ये स्थिर वैद्युत बल के लगभग बिल्कुल बराबर हो, बिल्कुल बराबर हो। और थोड़ा सा मतलब ये है बराबर लगा के इसको एक आगे ऐसे धीमे 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 R से लेकर P तक लाए। तो बेटा R से लेकर P तक लाने में कितना कार्य किया गया ये हम देखते हैं। देखिएगा बेटा ये जो ऐसी होता है ये परिवर्ती बल है, आपको पता है ये दूरी के साथ परिवर्तित होता है। दूरी बढ़ने पर ये घटता जाता है,
स्थिर वैद्युत बल, और दूरी कम होने पर, इस आवेश से दूरी कम होने पर ये बढ़ता जाएगा, ये परिवर्तित। तो जैसे जैसे ये परिवर्तित होता है वैसे वैसे ये एफ एक्सटर्नल को भी परिवर्तित करते हैं। ये दोनों बल हर बिंदु पर कैसे रहेंगे, बराबर कैसे रहेंगे, दिशा में विपरीत और परिमाण वाइज बराबर। ठीक है, देखिए तो परिवर्तित बल के कारण जो वर्कडन या कार्य निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाएगा बेटा, वर्क आर टू पी, आर से पी तक लाने में किया गया कार्य। ये होता है बेटा छोटे से स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल हम निकाल रहे हैं बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, डॉट डी आर, यानी अगर ये थोड़ा सा आगे डेल्टा आर चलाया तो इसके द्वारा किया गया कार्य। ये स्मॉल एलिमेंट के लिए अगर आर से पी तक लाना है तो इसकी लिमिट लगा दी जाएगी आर से पी तक। ये होता है बेटा परिवर्तित बल द्वारा किया गया कार्य, आर से पी तक लाने में किया। तो एफ एक्सटर्नल द्वारा इतना कार्य करना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। डब्ल्यू आर टी किसके बराबर होगा, आर टू पी इंटीग्रेशन एफ एक्स टी डॉट डी आर। यहाँ पर एक और एजम्पशन मैंने अभी जैसे बताया कि एक एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखते हैं, इस आवेश को, परीक्षण आवेश को बिना त्वरित किए लाते हैं। बिना त्वरित के मतलब त्वरण नहीं होना चाहिए उसमें, यानी इसको मैं लिख देता हूं बिना त्वरित किए, बिना त्वरित किए। ठीक है, इस आवेश को क्यू नॉट को बिना त्वरित, तो बिना त्वरण का मतलब होता है बेटा ये जो एफ एक्सटर्नल है ये बेटा हर पॉइंट पर स्थिर वैद्युत बल के बराबर होगा। ये जो एक्सटर्नल बल है, जो बाहरी बल हम लगाएंगे वो बिल्कुल इसके बराबर लगाएंगे परिमाण वाइज। अगर ये परिमाण वाइज है तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर वेक्टर में लिखना है तो ऐसे लिखिए इसे बेटा, वेक्टर लगा दिया, यहाँ लगेगा माइनस, यानी परिमाण वाइज बराबर है और दिशा के में विपरीत है, दोनों विपरीत दिशा में। ये इधर लग रहा है तो हमें एफ एक्सटर्नल इधर लगा, तो हमें बिना त्वरित किए लाना होता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु पर, चाहे वो कहीं पर भी हो आगे इसी लाइन पर, जैसे जैसे हम एफ एक्सटर्नल ऐसे इधर लाएंगे तो हर बिंदु पर एफ ई और एफ एक्सटर्नल दोनों बराबर होंगे परिमाण वाइज और दिशा में विपरीत होंगे। या ये कह सकते हैं प्रत्येक बिंदु पर नेट बल क्या होगा, शून्य। नेट बल क्या रखना है हमें, शून्य। नेट बल शून्य का मतलब है बिना त्वरण, फिर कोई त्वरण होगा ही नहीं। तो एक निश्चित वेग से इसे लेके आते हैं, क्या लाते हैं, नियत वेग से लेकर आते हैं। ठीक है, त्वरण नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा एफ एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ माइनस एफ ई। तो ये डब्ल्यू आर पी बराबर होता है बेटा, डब्ल्यू आर पी बराबर आर टू पी माइनस एफ ई डॉट डी आर। ठीक है, एफ ई का मान नॉर्मली आप जानते हो, वैसे तो अभी आवश्यकता नहीं है, पर अगर हमें स्रोत आवेश से आर बिंदु तक का डिस्टेंस पता हो तो इस एफ ई का मान हो सकता था बेटे, एफ ई बराबर कूलम, कूलम नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ये क्यू नॉट है तो क्यू नॉट, और ये जो भी डिस्टेंस होती, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की आर डिस्टेंस होती तो आर स्क्वायर, पर अभी परिमाण की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तब मैं लिखूंगा। तो अभी आप समझ जाओगे कि ऐसे ही इतना होगा और ये दूरी के साथ बदलेगा। तो ये देख बेटा हमें वर्कडन मिल गया, कहां से, आर से पी तक, बिना त्वरित किए इतना कार्य करना पड़ेगा इस आवेश को अब पी तक लाने में। किसके विरुद्ध, इस स्रोत आवेश के कारण बनने वाले वैद्युत बल के विरुद्ध। ठीक है, ये जो किया गया कार्य होता है बेटा, यही इन दो बिंदुओं के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर है। अभी अभी हमने गुरुत्वाकर्षण वाले में मैंने आपको समझाया था कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य वो क्या होता है, उनकी स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित हो जाता है। तो बेटा ये संरक्षी बल होता है, कौन सा बल होता है, ये संरक्षी बल। मैं अभी लिखाया था, फिर से लिख देता हूँ, तो आप अपने नोट्स में रखिए, ये संरक्षी बल होता है। तो बेटा इसके विरुद्ध अगर मैंने जो भी कार्य किया, एफ एक्सटर्नल ने कार्य किया, वो किस में स्टोर हो गया, स्थितिज ऊर्जा में। और मैंने कहा था ये स्थितिज ऊर्जा का अंतर मिलेगा, यानी इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा और इस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा में अंतर, कि जितना कार्य किया उतनी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई।
तो इसी को मैं लिख देता हूं कि यही किया गया कार्य, यही किया गया कार्य, किया गया कार्य बिंदु P तथा R की स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर होता है। ये जो होगा ये वर्क डन, यानी कि ये WRP इसका वैल्यू निकली है R2P माइनस FE DR वेक्टर फॉर्म। ये किसके बराबर होगा बेटा? ये P की स्थिति ऊर्जा UP से डिनोट करती और R की स्थिति ऊर्जा UR से, इन दोनों बिंदुओं की स्थिति ऊर्जा के अंतर के बराबर। तो अभी हमें किए गए कार्य से दो बिंदुओं के बीच की स्थिति ऊर्जा निकली। हमें क्या निकली? अभी दो बिंदुओं के बीच की स्थिति ऊर्जा। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को बिना त्वरित किए लाने में जो भी कार्य किया जाएगा वो उन दो बिंदुओं के बीच की स्थिति ऊर्जा का अंतर कहलाएगा। ऐसे समझ के चलिए। इसमें एक चीज और देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? यदि Q0 बराबर पॉजिटिव, यदि परीक्षण आवेश, ये जो परीक्षण आवेश का धनात्मक है, तो क्या होगा बेटा? ये वाली स्थिति P की स्थिति ऊर्जा, तब लिख देता हूं UP ग्रेटर देन UR, यानी P बिंदु पर जो स्थिति ऊर्जा आएगी वो ज्यादा होगी और R बिंदु की स्थिति ऊर्जा कम होगी, क्योंकि अभी हमने जो कार्य किया है वो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया है। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कब जब भी कार्य करना हो किया जाएगा, स्थिति ऊर्जा में हमेशा वृद्धि ही होगी बेटा, है। एक दूसरा केस अगर ऐसे भी समझ सकते हैं आप, यदि Q0 जो है नेगेटिव हो, Q0 कैसा होता? नेगेटिव, यूं समझिए। यहां थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बाद में बता दूंगा। अगर Q0 नेगेटिव होता तो क्या होता बेटा? तब क्या होता? ये जो है स्रोत आवेश, या कहेंगे जो वैद्युत क्षेत्र बना रहा था, ये वैद्युत क्षेत्र इसको अपने आप खींच लेगा। क्यों खींच लेगा? इस पर अब स्थिर वैद्युत बल किधर लगता? उल्टा कर देता हूं। इस केस में ये FE होता और यहां पर F एक्सटर्नल अभी भी लगाया जाता, क्योंकि बेटा अगर F एक्सटर्नल नहीं लगाया जाता तो ये स्थिर वैद्युत बल लगता, ये स्थिर वैद्युत बल Q0 आवेश को अपनी तरफ खींचता, पर क्योंकि ये बल कंटिन्यू लग रहा था ये वाला, तो इसको त्वरित करता रहेगा। जब तक ये बल लगेगा तब तक इसकी वेग बढ़ता जाएगा। ये आप जानते हैं, जब तक बल लगता रहता है तब तक उसमें त्वरण आता है, त्वरण आने से उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो इसका वेग बढ़ता जाएगा, या ये कहेंगे इसकी गति ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो इसकी गति ऊर्जा को हमें बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हम जब भी चाहे इधर लाएं चाहे इधर ले जाएं, किधर भी ले जाएं, हमें बिना त्वरित किए ही जाना होता है। ये कॉन्सेप्ट है बेटा, याद रखिएगा, बिना त्वरित किए ले जाना होता है। तो बेटा इसके त्वरण को रोकने के लिए हमें इधर से भी एक बल लगाना पड़ता है, कि जिससे कि ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से आए। तो F एक्सटर्नल दोनों केस में लगाना ही पड़ेगा, हर बिंदु पर FE के विरुद्ध F एक्सटर्नल लगेगा ही लगेगा। तो इस केस में ये बेटा यहाँ वर्क डन हम नहीं करते, और इस केस में इस आवेश को लाने के लिए वर्क डन या कार्य स्वयं वैद्युत क्षेत्र करता है। तो इस केस में वैद्युत स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, इस केस में स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। इस केस में UP जो है वो UR से कम पाई जाएगी। अब इसके बारे में जब मैं विभव पढ़ाऊंगा, आपको विभव का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तब और ज्यादा क्लियर होगा। अभी इतना समझिएगा, जो मेन कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। याद रखिएगा, जब भी वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य किया जाएगा तब तक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इस केस में वृद्धि होगी, इसमें कमी होगी। यहाँ UP पर ये कम पाई जाएगी।
अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मैं इस नेगेटिव को हटा दूं। ठीक है, अब फिर से आप इसको चेंज कर देता हूं पहले की तरह, ये एक्सटर्नल और ये Fe। ठीक है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट और भी आगे आएंगे माइनस प्लस के, तब देखेंगे। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु, अभी आप इतना समझ गए कि स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य, विरुद्ध कार्य किया गया या एक्सटर्नल द्वारा कार्य किया गया, एक ही बात है। स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध, याद रखिएगा ये जो बातें हैं, Fe के विरुद्ध बराबर क्या होती है, F एक्सटर्नल द्वारा। ये दोनों बातें एक ही हैं कार्य के लिए। तो यहां भी आ जाए, परेशान मत होइएगा, कहीं के डेफिनेशन में इतना लिखा होगा Fe के विरुद्ध, कहीं के डेफिनेशन में लिखा होगा कि बाह्य बल द्वारा किया गया, दोनों बातें एक ही। चलिए, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको थोड़े से याद रखने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पहला कि दो बिंदुओं के बीच स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा अंतर, स्थितिज ऊर्जाओं का अंतर पथ पर निर्भर नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता है, ये पहला। तो ये क्यों नहीं करता, ये तो वैसे भी अभी हमने संरक्षित बल पढ़े थे, तो मैंने कहा था संरक्षित बल में संरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो यहां पर देखिएगा बेटा, स्थिति ऊर्जाओं का अंतर किसके बराबर है, किए गए कार्य के बराबर, स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर। जब ये कार्य निर्भर नहीं करता तो ये स्थिति ऊर्जा भी पथ पर निर्भर नहीं करेगी। तो R से P तक इस पाथ से लेकर आए ऐसे, तो हमें कार्य करना पड़ा WRP। अगर इसको ऐसे नहीं लाते, ऐसे घुमा कर लाता मैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी कितना कार्य होता बेटा, WRP, पथ पर निर्भर नहीं करता। इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, 11वीं क्लास में गुरुत्वाकर्षण के समय पर सिद्ध किया हुआ है कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। ये बात वैद्युत क्षेत्र के लिए भी करेक्ट है, तो ये सिद्ध करना हमें जरूरी नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। तो अगर इसे किसी और रास्ते से लेकर आते हैं ऐसे, तो भी ये कार्य बराबर ही होता, ये पथ पर निर्भर नहीं कोई होता, ये प्रूफ है, ये ऑलरेडी प्रूफ है। तो ये कार्य भी किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जाओं के अंतर के, यूपी माइनस यूआर, यूपी माइनस यूआर, ये बेटा यूपी माइनस यूआर, ये समान रहेगा, ये पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो पहली बात, दो बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा का अंतर पथ पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अनिर्धारित है, लिख देता हूं, किसी एक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अनिर्धारित है, निर्धारित या कह सकता हूं ज्ञात नहीं की जा सकती, ज्ञात नहीं की जा सकती। ठीक है बेटा, ठीक है, ज्ञात नहीं की जा सकती, एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात नहीं की जा सकती। जब कभी भी मिलेगी, दो बिंदुओं की स्थिति ऊर्जा का अंतर ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, है क्योंकि हमें दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य ज्ञात करना होता है, एक बिंदु का तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो जब कभी भी ज्ञात करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच ही कार्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात नहीं की जा सकती, पर फिजिक्स है, कोई ना कोई ट्रिक बनाई जाती है जिससे कि एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात हो सके। तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, या कहेंगे एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा भी ज्ञात की जा सकती है, पर वो भी एक तरीके का अंतर होती है। ठीक है, तो अभी मैं उसे ही कराने जा रहा हूं कि किसी एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाए। तो अभी आप ये समझ गए होंगे, हैं? स्रोत आवेश क्या बनाता है, वैद्युत क्षेत्र जो कि संरक्षित क्षेत्र है,
इसके विरुद्ध अगर कार्य किया जाएगा तो वो किसमें स्टोर हो जाएगा, किस संग्रहित होगा, स्थिति ऊर्जा में। तो जब भी इसके विरुद्ध किसी आवेश को लेकर आएंगे, पर एक बात याद रखिएगा, बिना त्वरण के, तुरंत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। ज्यादा तुरंत कर देंगे या कम कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, स्थिति ऊर्जा उतनी ही आएगी जितना कि स्थिर वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, है। ये समझिए, इस पेन को मैं बहुत तेजी से ले जाऊं या धीमे धीमे ले जाऊं, ये नीचे तो जिस स्पीड से आना है उस स्पीड से आएगा, तो ज्यादा या कम कार्य करने से फर्क नहीं पड़ेगा। हमें मालूम है कि जितना हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं उतनी ही स्थिति ऊर्जा की, तो ऐसे ही जितना हम स्थिर वैद्युत के विरुद्ध कार्य करेंगे बिना त्वरित किए उतनी ही स्थिति ऊर्जा आएगी। चलिए अब हम पढ़ते हैं एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा कैसे ज्ञात करें। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं एक बिंदु पर आवेश की स्थिति ऊर्जा। देखिए मैंने यहाँ पर यूज किया है एक बिंदु पर आवेश, ये इसलिए आवेश यूज किया है क्योंकि बेटा स्थिति ऊर्जा हमेशा आवेश की हो सकती है, ठीक है। अगर किसी बिंदु पर आवेश नहीं है तो उस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा नहीं होगी, स्थिति ऊर्जा के लिए आवेश अनिवार्य है। तो बेटा किसी एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि दूसरा बिंदु जो होता है उस बिंदु को अनंत पर माना जाता है। कहाँ माना जाता है बेटा? अनंत पर। अनंत पर इसलिए माना जाता है क्योंकि अनंत पर स्थिति ऊर्जा जीरो मानी जा सकती है। क्या मानी जा सकती है? स्थिति ऊर्जा जीरो मानी जा सकती है। ये स्थिति ऊर्जा जीरो क्यों मानी जाती है, इसका आंसर अभी बेटा अभी थोड़ी देर में आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें यूं समझिए, ऐसे समझिए, ये कोई आपका स्रोत आवेश है जो कि वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, और इससे कुछ दूरी पर ये कोई पी बिंदु, ये पी बिंदु है जिस पर हमें स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि जो दूसरा बिंदु होगा जहां पर आवेश लाना है, जहां से वो बिंदु अनंत होगी। वो कहां पर होगा बेटा? अनंत। यानी जो परीक्षण आवेश हम लेकर आते थे वो कहां पर होगा? अनंत पर। और अनंत पर मैंने माना हुआ है कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है? शून्य। क्या होती है बेटा? शून्य। तो अभी अभी हमने जैसे WRP निकाला था वैसे ही अब हम क्या निकालेंगे? अनंत से P। हम क्या करेंगे बेटा? अनंत से P तक आवेश को, इस परीक्षण आवेश को अनंत से P तक लाने में जितना भी कार्य किया जाएगा वही इन दो बिंदुओं के बीच की स्थिति ऊर्जा होगी। अभी अभी हमने पढ़ा है। तो W इंफिनिटी टू P किसके बराबर होगी बेटा? ये बराबर होगी UP माइनस U इंफिनिटी। किसके बराबर होगी बेटा? U इंफिनिटी UP, U P पर स्थिति ऊर्जा माइनस अनंत पर स्थिति ऊर्जा। अब हमें मालूम बेटा अनंत पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है? शून्य। तो UP माइनस जीरो, क्योंकि यहां लिख देता हूं क्योंकि U इंफिनिटी क्या है बेटा? जीरो। तो बेटा UP में से अगर जीरो घटाया तो क्या बेटा? कुछ नहीं, UP बचा। तो W इंफिनिटी टू P बराबर किसके बराबर हो गया? UP, यानी P बिंदु की स्थिति ऊर्जा। हालांकि देखिए बेटा ये भी एक अंतर ही है। कौन कौन सा अंतर है? अनंत पर स्थिति ऊर्जा और P बिंदु पर स्थिति ऊर्जाओं का अंतर ही है। पर बेटा कन्वीनियंट के लिए, हमें अपनी आसानी के लिए हमने ऐसा बिंदु चुन लिया कि उस बिंदु पर स्थिति ऊर्जा शून्य है। तो इससे क्या फायदा हुआ? जितनी भी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि हुई वही उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी, क्योंकि वृद्धि का मतलब क्या है? पूरी वृद्धि हुई। प्रारंभ में तो स्थिति ऊर्जा क्या थी? जीरो। तो जितनी भी वृद्धि हुई वही उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा होगी। तो बात एक ही आ गई, स्थिति ऊर्जा में वृद्धि बराबर उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा। तो इसका ये फायदा हुआ। हालांकि ये मैंने जो आपको बताया था कि एक बिंदु पर स्थिति ऊर्जा ज्ञात नहीं की जा सकती, तो बेटा यहाँ भी एक बिंदु पर नहीं ज्ञात की गई है। ये दो बिंदु ही हैं, एक बिंदु अनंत है, एक बिंदु जिस पर ज्ञात कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का अंतर है, पर ये ट्रिक है कि कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसी को बेस रखकर हमने किसी बिंदु की स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन बनाई। ये डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है। तो स्थिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा की डेफिनेशन या परिभाषा क्या बनी कि किसी आवेश Q0 को अनंत से
वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहे हैं। और मैंने यहाँ पे पहले लिखा था कि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लिखें या बाह्य बल द्वारा, बात एक ही है। तो कहीं पर बाह्य बल लिखा होगा, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, लाने में किया गया कार्य, लाने में और बिना त्वरित किए लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यही मैंने डेफिनेशन लिखी है। तो डेफिनेशन क्या बनी, किसी आवेश Q0 को कहां से लाना है, अनंत से, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाना है। कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, तो बेटा वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ला रहा हूं तो वो बिंदु वैद्युत क्षेत्र में ही होगी, ठीक है। और अगर बेटा वो बिंदु वैद्युत क्षेत्र में नहीं भी होगी तो हमें कार्य शून्य करना पड़ेगा, शून्य स्थिति ऊर्जा होगा, कोई कार्य नहीं करना होगा तो स्थिति ऊर्जा भी नहीं आएगी। तो ये कोई करेक्ट बात नहीं है करेक्ट कि वो वैद्युत क्षेत्र में बिंदु हो, वैद्युत क्षेत्र में नहीं बिंदु होगा तो नहीं कार्य करना पड़ेगा। इसे अब हम आगे पढ़ेंगे, तो ये डिस्कशन आगे का देखेंगे। तो किसी बिंदु Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा कहलाएगी। इसी पर डेफिनेशन बना दी। तो अब आपको स्थिति ऊर्जा की जब भी डेफिनेशन आए कि स्थिति ऊर्जा क्या है, अक्सर कर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, एक स्थिर ऊर्जा और एक स्थिति ऊर्जा है स्थिर वैद्युत विभव। तो दोनों की डेफिनेशन आज हम क्लियर करेंगे। अभी पहले स्थिति ऊर्जा, तो स्थिर ऊर्जा की डेफिनेशन यही बनेगी कि किसी आवेश Q को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरित किए लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। तो इस पर डेफिनेशन बन गई, इसे याद करना है आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकली कोई अनंत से, अनंत कोई बिंदु तो है ही नहीं डिफाइंड बिंदु, अनंत से कोई आवेश को लेंगे, ये बड़ा कॉन्सेप्ट बनाएंगे। हमें कॉन्सेप्टों पर पढ़ना है, एनसीईआरटी समझनी है, फिजिक्स समझनी है, तो कॉन्सेप्ट समझनी है, ठीक है। सीधा आप रट्टा नहीं लगा देना कि आपने ये तो रट्टा लगा लिया, समझा है नहीं कि है क्या, ठीक है। हालांकि इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है, पर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को तो कॉन्सेप्ट की तरह से चलना। चलो अब इसके बाद इतनी बात क्लियर हो गई, यूपी बराबर W इंफिनिटी टू P, अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु की स्थिति। बस ये बात याद रखना कि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करेंगे, और दूसरा क्या बात होती है, बिना त्वरित किए। चलिए अब बेटा बात आती है, मैंने कहा कि अनंत पर स्थिति ऊर्जा शून्य क्यों होती है। तो बेटा अनंत पर स्थिति ऊर्जा शून्य को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो आवेश है, स्रोत आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाता है, अनंत पर इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो लगभग बेटा नगण्य होगा, क्योंकि दूरी के साथ ही वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, घटता जाता है। और बहुत दूर स्थित बिंदु यानी अनंत पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, लगभग शून्य, नगण्य होगा। तो बेटा उस बिंदु पर या उस जगह पर अगर आवेश को हम घुमाएं तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बल वहां पर क्या है, नगण्य, वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, ना के बराबर नगण्य है, तो हमें कोई कार्य भी, तो उस बिंदु पर कोई भी स्थिति ऊर्जा नहीं आएगी। इसको दूसरी भाषा में अभी और भी समझेंगे करेक्ट वे में, जब मैं विभव पढ़ा दूंगा, स्थिर वैद्युत विभव। तो स्थिर वैद्युत विभव के समय पर एक फॉर्मूला आएगा, उस फॉर्मूले में आप आर बिंदु यानी इस बिंदु इस आवेश से आर दूरी पर स्थित विभव ज्ञात करेंगे। तो वहां पर आर बराबर अनंत रख देंगे तो वी बराबर क्या, विभव क्या आ जाया करेगा, शून्य। और जहां विभव शून्य हुआ करेगा वहां पर स्थिर ऊर्जा भी शून्य हुआ करेगी। तो ये बात कल आएगी बेटा, कल या कहेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद। तो अभी आप ये समझ के चलिए कि अनंत पर वैद्युत क्षेत्र नगण्य होता है, वहां पर स्थितिज ऊर्जा शून्य मानी जाती है, क्योंकि वहां पर विभव शून्य होता है। चलिए एक और चीज आई बेटा कि स्थितिज ऊर्जा को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक और फिजिकल क्वांटिटी, एक और भौतिक राशि लाई गई या उसकी आवश्यकता पड़ी। वो राशि कौन सी है, वो राशि बेटा ऐसी राशि की आवश्यकता पड़ी जो कि इस आवेश पर निर्भर नहीं करेगी। किस आवेश पर, परीक्षण आवेश पर निर्भर करेगी, वो सिर्फ स्रोत आवेश पर निर्भर करेगी, यानी एक आवेश की निर्भरता खत्म कर देगी। उससे यह फायदा होगा कि कोई भी आवेश आए हम उस आवेश की स्थिर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, Q0 आवेश की ही नहीं, किसी भी आवेश की हो, हमें उस बिंदु का, और सबसे अच्छी बात उसके लिए ये आवेश की जरूरत नहीं है, तो बिना आवेश की वो राशि निकाली जा सकती है। वो किसी बिंदु की विशेषता होती है, उसे कहते हैं स्थिर वैद्युत विभव,
क्या होता है वो बेटा, स्थिर वैद्युत विभव। तो वो राशि किस प्रकार से लाई गई देखिएगा बेटा। वो राशि लाने के लिए हमने इस क्यू नॉट की डिपेंडेंसी खत्म की कि इस क्यू नॉट को नहीं लाना, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट बनाया कि क्यू नॉट को ना लाकर हम एक कूलम आवेश को लाते हैं। तो देखिएगा कैसे समझते हैं। अब हम पढ़ने वाला स्थिर वैद्युत विभव, इसको V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। और स्थिर ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं बेटा? U से। तो बेटा स्थिर वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये कोई स्रोत आवेश है जो कि वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, स्रोत आवेश, बिंदु आवेश है। ये कोई P बिंदु है, ये कोई P बिंदु है। हमें इस P बिंदु पर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करनी है, वो सॉरी वैद्युत विभव की बात करनी है P बिंदु। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया वो कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया जाए बेटा कि ये कोई बिंदु अनंत है। अनंत से अगर एक कूलम आवेश को लाया जाए, यहाँ पर क्यू नॉट नहीं लेना, हमें क्या लेना है? एक कूलम आवेश। इस क्यू नॉट को खत्म करना। तो हमने क्या किया कि अगर एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाल लें, यानी एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य निकाल लें, तो फिर उसके बेस पर हम कितने भी कूलम आवेश लाएं उसमें उस एक कूलम कार्य में N2 कर देंगे, तो हमें उस आवेश को लाने में जितना कार्य करना होगा वो निकल जाएगा। ऐसे नंबर देखो, अगर मुझे एक कूलम आवेश लाने में किया गया कार्य पता हो तो बेटा 5 कूलम लाना हो तो कैसे करूंगा? 5 × W, 5 गुना हो जाएगा। अगर इसको 6 गुना करना होता, 6 कूलम आवेश लाना होता, तो हमने एक कूलम आवेश के लिए बात की। क्या की? एक कूलम आवेश के लिए बात की। तो एक कूलम आवेश कैसे निकाला जाएगा? देखिए वहां से देखिएगा, Q कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है बेटा? Q कूलम को लाने में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य कितना करना पड़ता है बेटा? W इंफिनिटी टू P, इतना कार्य करना पड़ता है। तो एक कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? देखिए तो बेटा एक कूलम को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W इंफिनिटी टू P अपॉन 2। एक कूलम को लाने, ये तो होगा बेटा। तो इसी को बेस रख के यहाँ विभव बना दिया। विभव क्या होता है बेटा? W इंफिनिटी टू P अपॉन 2। ये होता है विभव किस बिंदु पर? P है। आपने फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ रखा है। विभव बराबर होता है, विभव या विभवांतर बराबर होता है कार्य बटे आवेश है। एकांक आवेश है पर किया गया था, ठीक है। W इंफिनिटी टू P अपॉन ये क्या होगा? V, यानी एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाया करेगा? V। इसको कहते हैं विभवांतर। इसको विभव, अनंत से लाए तो विभव एक बिंदु का। इसकी यूनिट क्या होगी बेटा? जूल पर कूलम। इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम। साथ ही आपने एक और चीज पढ़ी थी, वोल्ट। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। यही बेटा विभवांतर भी है, यही विभव है। एक बिंदु पर बात की जाए तो विभव है, और 2 बिंदुओं पर बात की जाए तो विभवांतर, ठीक है। यहाँ भी विभवांतर 2 बिंदु अंतर ही मिल सकता है हमेशा, एक बिंदु पर विभव नहीं मिल सकता। पर सुविधा के लिए हमने दूसरी बिंदु कहाँ मान रखी है? अनंत। अनंत पर विभव क्या होता है? शून्य। अभी आगे पढ़ेंगे अनंत शून्य क्या होता है। तो देखो बेटा, एक Vp का फायदा ये हुआ, ये Vp किसके बराबर हुआ करेगा? हमेशा याद रखना कि Vp किसके बराबर हुआ करेगा? एकांक आवेश को लाने में किया गया था। ये एक कूलम आवेश को P तक लाने में किया गया कार्य किसके बराबर है? ये इतना। ये किसके बराबर हुआ करेगा? तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। स्थिर वैद्युत विभव की परिभाषा बिल्कुल यही है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? इसमें अंतर ये है कि यहाँ Q आवेश को नहीं ला रहे, क्या ला रहे हैं? एकांक आवेश को। तो ये देखिए, यहाँ आवेश Q को अनंत से ला रहे थे, यहाँ सिर्फ इतना सा अंतर है, यहाँ एकांक आवेश है। यानी एकांक आवेश या एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बिना त्वरित किए लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है, या उस बिंदु पर वैद्युत विभव के बराबर होता है। ये इसकी विभव की डेफिनेशन है। तो विभव और स्थिर ऊर्जा में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या याद रखोगे? एकांक आवेश और यहाँ पर Q आवेश है। Q आवेश को ले आओगे तो स्थिर ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी, एकांक आवेश लाओगे तो वो विभव मिलेगा।
अब ये विभव से हमें फायदा है कि देखिएगा, विभव पता हो तो अगर मुझे इस बिंदु पर यूपी निकालना हो, क्या निकालना हो, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्थिति ऊर्जा किसके बराबर होता है, W इंफिनिटी टू P, तो ये किसके बराबर होगा, Vp इंटू Q, यानी जो भी आवेश लाएंगे उस आवेश का बस विभव में इंटू कर दीजिएगा, बस उस बिंदु की स्थिति, उस आवेश पर उस बिंदु की स्थिति ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी हैं। अगर यहाँ से 3 कूलम आवेश लाना होता तो यहाँ पर मैं Vp में कितने का इंटू कर देता, 3 का, मुझे स्थिति ऊर्जा। 4 कूलम लाता तो 4 का। ऐसे समझिए बेटा, सिंपल, एक केला 5 रुपए का आता है, बस ये आपको पता हो। इसके बाद अगर 2 केले पूछे जाएं तो आप क्या करोगे, 5 में 2 का इंटू कर दोगे, 10 रुपए के। अगर 5 किलो का मूल्य पूछा जाए तो आप सीधा 5 में 5 का इंटू कर दोगे। एक केले का मूल्य 5 रुपए और 5 केले लाए तो 5 5 25 रुपए, बस बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य हमें पता है, वो किसके बराबर होता है, Vp है। अगर हमें 2 कूलम लाना होगा तो इस Vp में 2 का इंटू कर देना, 5 कूलम लाना होगा तो इस Vp में 5 का इंटू कर देना। जितने भी कूलम आवेश लाना है उतने कूलम आवेश का Vp में इंटू कर देना, उस बिंदु पर उस आवेश की स्थिति ऊर्जा ज्ञात हो जाएगी। तो Vp ज्यादा अच्छी चीज है, ये एक बिंदु की विशेषता है, इसके लिए दूसरे आवेश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये किसकी वजह से हुआ करेगी, स्रोत आवेश। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, यह किसी बिंदु की विशेषता है, यह किसी बिंदु की विशेषता है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र बिंदु की विशेषता था, वो स्रोत आवेश से बनती थी। उस बिंदु पर दूसरा आवेश आएगा तो हम बल निकाल सकते थे कूलम नियम से, ठीक है। तो हमने बिंदु की विशेषता बना ली, जैसे विद्युत क्षेत्र बनाई थी वैसे विद्युत विभव। तो यह किसी बिंदु की विशेषता है, यह किसी बिंदु की विशेषता है। साथ के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, यह अदिश राशि, क्या है बेटा, यह अदिश राशि है। अदिश राशि है तो उसकी दिशा के बारे में बात नहीं होगी। ये चैप्टर हमें दिशाओं के बात के हिसाब से आसान रहेगा। पिछले चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र, बल, सब कुछ सदिश राशि आती, बस वैद्युत फ्लक्स को छोड़ के। पर इसमें स्थिति ऊर्जा और विभव दोनों अदिश राशि है, दिशाओं की बात नहीं आएगी, बस प्लस माइनस पर ध्यान देना होगा। और तो ये हमारा हो गया वैद्युत विभव। तो ये 2 डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, बहुत आसान है। एक को याद कर लोगे तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी। विभव ज्ञात करने का, स्थिति ऊर्जा ज्ञात करने के लिए Q आवेश लेकर आते हैं अनंत से, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाते हैं और बिना त्वरित किए लाते हैं। वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अनंत से एक कूलम आवेश को लाते हैं या एकांक धनावेश को लाते हैं। एकांक धनावेश को लिख देता हूं बेटा, एकांक धन आवेश। डेफिनेशन के हिसाब से एकांक धनावेश है, नहीं तो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है एकांक आवेश। तो एकांक धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाते हैं, बिना त्वरित किए लाते हैं, और जितना कार्य किया जाएगा उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। दोनों चलिए, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा बिंदु आवेश के कारण विभव। अच्छा डेरिवेशन है, ठीक है, बिंदु आवेश के कारण विभव।